पत्र की तीसरी पंक्ति में लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे पास निवेश योग्य धन की कमी है, फिर भी हम भारी मशीनों में निवेश की योजना क्यों बना रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने मानव श्रम को सस्ती वस्तुओं के निर्माण में, उनके उत्पादन में लगाकर सस्ती वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करें, उसे एक्सपोर्ट करें। इस प्रकार से प्राप्त अतिरिक्त धन का उपयोग भारी मशीनों के आयात में किया जा सकता है और इस प्रकार हम अपने बेकार पड़े मानव श्रम को रोजगार भी दे सकेंगे। मिस्टर महालनोबिस, अब आप बताएं, मुझे जमशेद को क्या उत्तर देना चाहिए? हेलो एवरीवन, आज दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में ये समझा था कि क्यों हम मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को एडॉप्ट करने की योजना बना रहे थे, क्यों हम पूरी तरह से बॉम्बे प्लान को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या है बॉम्बे प्लान, क्या हमारे पास कलकत्ता योजना थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का जो था, उसमें हमने किस प्रकार से एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ग्रो किया और वो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे से मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न की ओर जा रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न की ओर जा रहा था। ठीक है, फिर क्यों नेहरू जी पूरी तरह से बॉम्बे के उद्योगपतियों को मना नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। इसके साथ ही आज की क्लास में हम लोग 2 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे। पहला जो कि और दूसरा, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत में उत्पादन किस प्रकार से किए गए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 3 पर। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements are correct about IPR 1956? ठीक है, यानी कि IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? इसने अडॉप्ट किया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, ये हमें चेक करने की जरूरत है। इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ महालनोबिस मॉडल, चेक करेंगे इसको भी। और इसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फोकस किया। इन तीनों बातों को चेक करेंगे और आज की क्लास के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग यूनिट 5 में हैं, है ना। यहाँ पे डेवलपमेंटल इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्लानिंग इन इंडिया नामक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में ऑपरेट हुई, इसका जो फोकस एरिया था वो क्या था? एग्रीकल्चर। अब देखिए, फर्स्ट प्लानिंग में क्या क्या हुआ, इसमें भाखड़ा नांगल डैम बना, हीराकुंड डैम बना, इनकी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। और खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन के अलावा योजना का अन्य प्रमुख जोर परिवहन, संचार के विकास में और सामाजिक सेवाओं के प्रावधान पर था। तो अब जैसे कि अगर दोबारा कभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्वेश्चन आता है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज पे फोकस किया गया, फूड प्रोडक्शन वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, इस बात पे फोकस किया गया, परिवहन पे फोकस किया गया और दूसरे जो संचार के साधन हैं उन पर फोकस किया गया। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सेवाओं में भी मेन हमारे फोकस थे। तो इस तरह से हमें 6 बिंदु मिल जाते हैं और ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है बीवीसी, जो आपको मैंने अभी छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताया, वो मिस्टर महालनोबिस ने अपनी बुक में लिखा था और इसी का एक अंश वो पढ़ के बता रहे थे, जो कि एक लेटर पे के माध्यम से इन्हें प्राप्त हुआ था। एक समय, एक शाम की बात है, जब ये कोलकाता में अपने घर पे बैठे हुए थे
तभी इनको एक खत मिलता है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको स्टार्ट में सुनाया उसके बारे में जिक्र था, जिसको ये बीबीसी को बता रहे थे। 1950 के दशक के दौरान बॉम्बे कलकत्ता 2 स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए थे। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कोलकाता स्कूल ऑफ थॉट था ये किस बात पे बेस्ड था, चूंकि इसमें मेनली एकेडमिशियंस थे, दूसरे अर्थशास्त्री थे, इसके अलावा स्टैटिस्टिशियन थे, मतलब ये शिक्षा जगत से आने वाले और रिसर्च की फील्ड से आने वाले इसमें स्कॉलर थे, विद्वान थे। तो इन लोगों का ये मानना था कि देश के विकास में इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। दो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसके विरोध में नहीं थे, फिर भी ये हैवी मशीनरीज में गवर्नमेंट को कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के फेवर में थे। इस प्रकार से ये जितने कलकत्ता स्कूल के विद्वान थे ये सोशलिस्टिक पैटर्न के ज्यादा करीब थे। ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न के ज्यादा करीब थे और इस पैटर्न के अगेंस्ट में मुंबई के, उस समय के बॉम्बे के जो व्यवसायी थे उसमें खास तौर पे जैसे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने देन प्राइम मिनिस्टर को वो लेटर लिखा था। ठीक है, तो बॉम्बे स्कूल जो था वो व्यावसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों से प्रेरित था। कलकत्ता स्कूल में जनरली एकेडमिशियंस थे और ये वेलफेयर ओरिएंटेशन में विश्वास रखते थे, कल्याणकारी हितों में ये विश्वास रखते थे। चलिए एक एक को समझते हैं। कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कल हमने इस बारे में भी डिस्कस किया था कि कमांडिंग हाइट्स क्या है। देखो कमांडिंग हाइट्स वो स्ट्रेटेजिक एरियाज होते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि ये बड़े उद्योग होते हैं, इनमें बड़े पैमाने में निवेश की आवश्यकता होती है और इनका प्रभाव देश के विकास में और जो दूसरे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार, रोडवे डेवलपमेंट और इस तरह की बड़े बड़े सेक्टर आते हैं, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि जैसे बड़े सेक्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कमांडिंग हाइट्स। क्यों बोलते हैं कमांडिंग हाइट्स? बिकॉज ये किसी देश के उच्चतम विकास को कमांड करता है। कौन? जिन इंडस्ट्रीज के बारे में अभी हमने बात करी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रोडवे, हाईवेज, हैवी मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो है कमांडिंग हाइट्स। अब इसका जिक्र यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट वाले विद्वान थे वो लोग इस बात में यकीन रखते थे कि जो कमांडिंग हाइट्स हैं उन पर गवर्नमेंट की मोनोपोली होनी चाहिए। अब इन शब्दों पे ध्यान दो, गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए? मोनोपोली। ठीक है, यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें आप लोग पॉपुलरली प्रोफेसर महालनोबिस या केवल महालनोबिस बोलते हैं, ठीक है, वो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे और पहले भौतिक विज्ञानी थे, बाद में ये सांख्यिकीविद बने। इनके विचारों पर आधारित था कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट। इसका ये मतलब नहीं है कलकत्ता स्कूल में बहुत सारे और विद्वान थे, बट जो मेन प्रोपोनेंट थे वो ये थे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये वही महालनोबिस हैं जो कैम्ब्रिज में श्रीनिवास रामानुजन से मिले थे। इसके अलावा नेहरू जी के और इनके बीच में पत्राचार होता रहता था, जिसमें नेहरू जी इनके विचारों से काफी प्रभावित थे और नेहरू जी ने ही इन्हें बाद में प्रोत्साहन दिया था कि भारत के विकास में अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों और स्टैटिस्टिक्स में जो अपनी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें। चलिए और आगे देखते हैं। कलकत्ता स्कूल की रणनीति का मूल भारत के लिए एक नई आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख उद्योगों का निर्माण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में पूंजी गहन भारी औद्योगिकरण की ओर एक कदम था। मतलब क्या था कि सीधी बात करें तो ये इस थॉट पे यकीन रखते थे कि कमांडिंग हाइट्स में सरकार का नियंत्रण हो, सरकार
पूंजी गहन कैपिटल इंटेंसिव, मतलब जिनमें बहुत पैसा लगना है, जैसे भारी औद्योगिकरण, हैवी मशीनरी इत्यादि को कंट्रोल करे और उनका विकास गवर्नमेंट करे। इसके अलावा यह मॉडल अन्य बातों के अलावा स्वदेशी आत्मनिर्भरता के पुराने राष्ट्रवादी मॉडल का आह्वान था। ये बात आप कब पाते हैं? 1905 का बंगाल विभाजन याद है? 1905 का बंगाल विभाजन, इसी की बात से उस समय के जो नेता थे जैसे लजपत राय, अरविंदो घोष, उस इवन जो मॉडरेट्स विंग के कांग्रेसी थे, वो लोग भी स्वदेशी पर फोकस कर रहे थे और चीजों का ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीयकरण किए जाने के फेवर में थे। तो महालनोबिस का ये जो मॉडल था ये भी स्वदेशी और राष्ट्रवाद के पुराने मॉडल पर आधारित था। इसमें आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, आजकल भी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की एक पूरक की भूमिका हो, ऐसा यकीन रखते थे। मतलब ये कि जो प्राइवेट सेक्टर हो उसका कैसा रोल हो? पूरक की भूमिका, कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? मतलब ये कि जो बड़े पैमाने पर निवेश वाले उद्योग हैं उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहन करे और जो सपोर्टिंग रोल है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो सपोर्टिंग रोल है वो प्राइवेट सेक्टर उसको निभाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि निवेश करना है कोल फील्ड में, तो इसका एक एग्जांपल समझने के लिए है, तो कोयले का एक्सप्लोरेशन मतलब उसकी खोज, कहां पे कितना कोयला है, उसको निकालना, माइनिंग इत्यादि, ये सब गवर्नमेंट करे। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर का रोल शुरू होता है कि वो गवर्नमेंट से परचेज करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करे और बाकी गतिविधियों में प्राइवेट सेक्टर अपना पार्टिसिपेशन करे। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका का ये एक उदाहरण होता है। अब ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता तब होती है जब आप मेंस का आंसर लिखने वाले हो, तब आपको ऐसे आंसर्स लिखने चाहिए। ठीक है, ये पूंजी गहन उद्योग कम लोगों को रोजगार देते हैं, कम लोगों को रोजगार देते हैं, लंबी अवधि के दौरान कम रिटर्न देते हैं, लेकिन उनका उपयोग उन मशीनों के उत्पादन में किया जा सकता था जिनका उपयोग आगे उत्पादन में आवश्यक है। बिकॉज यही तो कमांडिंग हाइट्स का आइडिया है ना, कि हैवी मशीनरी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और फिर उन मशीनों के माध्यम से जो आगे का उत्पादन है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बनाए एक्सप्लोरिंग मशीन्स, है ना, बड़ी मशीनें जितनी होती हैं जिनके माध्यम से आप कोयला निकालते हैं, वो सारी चीजें गवर्नमेंट बनाए, हैवी व्हीकल्स इत्यादि, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट करे और प्राइवेट सेक्टर जो है फिर उसके आगे उन चीजों का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाए और उसका वितरण सुनिश्चित करे। चलिए, अब बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जैसे मैंने बोला था कि मेनली ये 8 स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स नहीं कहना चाहिए, इनको बिजनेस पीपल कहना चाहिए, जिसमें उस समय के जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा थे। ठीक है, जमशेद रतन टाटा, घनश्याम दास बिरला, ये यही थे। ठीक है, आदर्श दलाल, श्री राम, कस्तूरी भाई, लाला भाई, ये सब उस समय के मेन बिजनेसमैन थे। ठीक है, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिस्ट सीएन वकील, ये नाम याद रखिए, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएन वकील और पीआर ब्रह्मानंद से संबंधित था। ये जो मेन प्रोपोनेंट थे शुरुआत वाले वो ये थे, सीएन वकील और पीआर ब्रह्मानंद। हालांकि ये जो मेन बिजनेसमैन थे ये सब इसके सपोर्टर थे। इसका शुरुआती वैचारिक बिंदु ये था कि भारत में वित्तीय पूंजी की कमी, ठीक है, लेकिन सस्ते मानव श्रम की प्रचुरता है। इसका उद्देश्य इन लोगों को सस्ते मानव श्रम को न्यूनतम पूंजीगत लागत, मतलब ये जो हमारे पास सस्ता मानव श्रम है इसको न्यूनतम पूंजीगत लागत पर उत्पादक कार्यों में लगाना। और उनका सुझाव था कि ये जो अधिशेष श्रम है इसको साधारण उपभोक्ता वस्तुओं में जैसे कि कपड़े, खिलौने, जूते, स्नैक्स, रेडियो और खपत वाली जो चीजें हैं उनके उत्पादन में लगा देना चाहिए। ये इनका मेन विचार था। और यह कम पूंजी, इसमें पूंजी कम लगेगी क्योंकि हम खपत वाले छोटे छोटी वस्तुओं का निर्माण करना चाहते थे जो कि टाउन, शहर और गांव के स्तर पर किया जा सकता था।
इसमें जोखिम कम है, इसलिए आसानी से कम पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, और यह त्वरित उत्पादन और निवेश पर तेजी से रिटर्न देगा। क्योंकि हमारे पास गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें जरूरत थी पैसे के रिटर्न की, त्वरित रिटर्न की। इसका अर्थ पूंजी और भारी उद्योग में महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्थगित करना होता, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता। देखो, जो बॉम्बे स्कूल के बिजनेस पीपल थे, जो उनका विचार था वो ये था कि हाँ, हमें सस्ती सस्ती वस्तुएं बनाने में अपने मानव श्रम को लगा के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहिए। और इस तरह के मॉडल अडॉप्ट भी किए गए थे, कि जैसे जापान में, ताइवान में, दक्षिण कोरिया में, और ईस्ट एशियाई नेशंस जो थे, पूर्वी एशियन कंट्रीज जो थे, उन पे इसका उपयोग किया भी गया था, है ना। तो लेकिन इसका एक परिणाम ये होता है कि जो भारी उद्योग था, जिसमें कि पूंजी ज्यादा लगनी थी, ये योजनाएं स्थगित हो जाती, और ये इसके फेवर में भी थे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकता था, बिकॉज गवर्नमेंट जिस दिशा में बढ़ेगी उस दिशा में इकोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता। अच्छा, निकट की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाता। ये कह रहे थे कि जब आप सस्ता वस्तु बनाओगे, उसे एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करके जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप इंपोर्ट करो निकट अवधि के लिए पूंजीगत वस्तुएं, क्योंकि ये महंगी होती हैं, बनाना इनको बहुत कठिन है, खरीदना तब भी आसान है। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा साधारण उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात से अर्जित किया जाना इनका उद्देश्य था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका परिणाम उच्च आर्थिक विकास। देखो, इनके दिमाग में क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यह था कि उच्च आर्थिक विकास हो, रोजगार बढ़े और निर्यात बढ़े, ये इनका जो है मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कलकत्ता स्कूल ऑफ थॉट को लागू करता है। कब? सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी योजना में महालनोबिस के समाजवादी विचारों को अमल में लाया गया। इसके अनुसार सरकार उत्पादक वस्तुओं जैसे पूंजीगत माल के निर्माण के लिए बुनियादी भारी उद्योग का विकास करेगी। घरेलू क्षेत्र, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान देंगे। मतलब जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो, और जो कुटीर उद्योग है वो उपभोग की वस्तुओं पर ध्यान देंगे। ये इनका जो है वो प्लान था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि यूएसएसआर से प्रेरित था। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है ये अभी समझ लेते हैं। आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि कहते हैं, मान लीजिए 2 कंट्रीज का उदाहरण लें, ये है इंडिया, भारत, ठीक है, और ये है जापान। एक उदाहरण के लिए बस, है ना, कि अगर भारत जापान से मान लीजिए 100 करोड़ की वस्तुएं खरीदना चाहता है, अगर ये खरीदना चाहता है, ठीक है, तो ये कोशिश करे कि कम से कम 100 करोड़ या उससे अधिक की वस्तुएं जापान को निर्यात भी करे, ठीक है, उतने। तो उसमें होगा क्या कि जो इंपोर्ट का हमारे देश में कोई बर्डन नहीं बढ़ेगा। इस आइडिया पर आधारित था। ये कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लेना चाहते थे, इसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह मॉडल तीसरी योजना में भी लागू रहा जब तक कि नेहरू जी थे। उसके बाद नेहरू जी की जब मृत्यु हो जाती है तब इसके बारे में कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं। आप सोचिए कि उस समय व्यापारी वर्ग की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, ठीक है। जमशेद जी टाटा, आरडेसी दलाल और ये जितने प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी वर्ग उस समय के थे, तो उनका क्या विचार रहा होगा। निश्चित तौर पर उन्होंने विरोध किया होगा, या कुछ सामंजस्य बैठाने या कुछ बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई होगी। चलिए खैर समझते हैं और इसको आगे। अब बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को लेजिटिमेट शेप और कैसे मिलता है। लेजिटिमेट शेप मिलने के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, आईपीआर 1956। वो जो आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन है ना, यहीं से है। संसद ने आईपीआर 1956 के माध्यम से आर्थिक नीति के समाजवादी पैटर्न को स्वीकार कर लिया। इसके लिए अब देखो, यहां से समाजवादी पैटर्न अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब ये कि आपका एक स्टेटमेंट तो सही है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा और बढ़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसे सेक्टर जिनमें सर्वजन का कंट्रोल हो। अब सर्वजन यानी कि पब्लिक का प्रतिनिधि कौन करते हैं, तो सर्वजन यानी कि पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं गवर्नमेंट।
तो इस तरीके से ये चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी योजना पर महालनोबिस की सोच को IPR 56 तक विस्तारित किया गया, जिसने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 ये नंबर याद रखना, ठीक है, 17 उद्योगों को आरक्षित कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी था ना कि महालनोबिस के मॉडल को एक्सपेंड किया गया, यस, ये भी सही हो जाता है। आरक्षित उद्योग में लोहा, इस्पात यानी कि स्टील, खनन, मशीनरी, निर्माण और भारी विद्युत संयंत्र इत्यादि शामिल थे। उद्योग आरक्षण के पीछे तर्क यह था कि बुनियादी सामरिक महत्व के हैं और एक बड़े पैमाने पर आवश्यक निवेश जो केवल राज्य प्रदान कर सकता है। इसलिए देखो, समझने की बात यह है कि यहाँ पे क्यों कुछ उद्योगों को आरक्षित किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ही इनमें निवेश कर सकती है। अगर इनको आरक्षित नहीं किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग इसमें निवेश की कोशिश करेंगे, पर्याप्त रिसर्च नहीं कर पाएंगे, उनका पैसा फेल हो जाएगा, वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस प्रकार की किसी रिस्क का प्रोत्साहन नहीं करना चाहती थी। चलिए, उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। अब ये शेड्यूल है 3 अनुसूची के नाम से। तीनों शेड्यूल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए कि कौन से सेक्टर किस शेड्यूल में आते हैं ये, और इसी के माध्यम से आप ये भी समझेंगे कि कैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट का निर्माण होता है। चलिए, केंद्र सरकार का विशेष एकाधिकार वाले उपक्रम, जिसे मतलब ये कि ये वो सेक्टर से शेड्यूल ए में जिनमें केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का एकाधिकार था, ठीक है, और इनको केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। आज भी कहा जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें 17 क्षेत्र शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा, रक्षा संबंधी उद्योग, विमान संबंधी, लोहा, इस्पात, बिजली उत्पादन, संचार, बिजली, टेलीफोन, कोयला और अन्य प्रमुख खनिज जैसे कि IPR 1948 के एकाधिकार और बुनियादी उद्योग शामिल थे। वो सब चीजें अनुसूची ए में रखी गई। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर पब्लिक इंपॉर्टेंस की हैं, इनमें बड़े निवेश की आवश्यकता है और इनमें बड़े निवेश की आवश्यकता है। और पैसा किसके पास है? ज्यादा धन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। लोगों के पास पैसा नहीं है, इस विचार पर आधारित है। एक और मैं आपको छुपी हुई बात बताता हूं। इस आइडिया के पीछे एक जो संदेह था कि बहुत सारे ब्रिटिश बिजनेस पीपल थे जो इंडिया में व्यवसायी थे। आजादी के बाद 1947 में वो इंग्लैंड वापस चले गए। सोचो, उनकी कंपनीज, उनका पैसा क्या हुआ होगा, उनका पैसा क्या हुआ होगा, उनकी कंपनीज का क्या हुआ होगा? क्या वो सब छोड़ के गए होंगे? उत्तर है नहीं। वो उसको इंग्लैंड से ऑपरेट करते थे और यहां पर उनके मैनेजर्स थे जो इन कंपनीज को चला रहे थे। इसका एक एग्जांपल है बाटा। आप लोग बाटा शूज जानते हो ना, लिप्टन टाइगर चाय, ये चीजें जो थी, ये इसके एक एग्जांपल मात्र है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि ये लोग फिर से भारत के मेजर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके बैठ जाएं। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो भारतीयों के पास भविष्य में जाए, वर्तमान में सरकार के पास जाए, और इन लोगों को वो इन इंडस्ट्री से दूर रखना चाहते थे। तो ये एक जो स्केप्टिसिज्म था, एक डर था आप कह सकते हैं दिमाग में उस समय के जो हमारे नेतागण थे, जिसकी वजह से मुख्य रूप से जो 17 क्षेत्र थे उनको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिया, एकाधिकार कर लिया सरकार ने, और खासतौर से केंद्र सरकार ने एकाधिकार किया इनको। अनुसूची बी, इनमें 12, अब देखो ये नंबर भी याद रखो, इनमें 12 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे जो सरकार के स्वामित्व में होंगे। मतलब इनमें भी सरकार का स्वामित्व है, जिनमें सरकार आमतौर पर नए उपक्रम स्थापित करेगी। मतलब ये वो 12 सेक्टर थे जिनमें नए उपक्रम तो सरकार स्टैब्लिश करेगी, यानी पहल सरकार करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्यमों से राज्य के प्रयासों को पूरा करने की उम्मीद की जाएगी। मतलब जो इनिशिएटिव, जो शुरुआत सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि उर्वरक, सड़क, परिवहन एंड समुद्री परिवहन आदि। इसके बाद अनुसूची सी में से सभी उद्योगों को
छोड़ दिया गया किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से अनुसूची ए, बी और सी का गठन होता है। अब इसका एक एनालिसिस देख लेते हैं। ये एनालिसिस आपको प्रीलिम में काम करेगा जब वो अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन आएंगे। कैसे? अप्लाइड नेचर पे। मेंस में काम करेंगे जब आपको एनालाइज, एग्जामिन ऐसे शब्द मिलते हैं। ठीक है, मतलब परीक्षण करिए, विश्लेषण करिए, विवेचना कीजिए, ऐसे शब्द जब मिलते हैं मेंस में उत्तर लिखने के लिए, तभी हेल्प करता है। किसी उद्योग को, यहां पे ध्यान दो, किसी उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का मतलब यह है उद्यमशीलता और प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता और प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना। यहां तक कि जिन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए अनुमति दी गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया गया जिन भी सेक्टर में, वहां भी लाइसेंस प्रणाली रख दी गई, जिसकी वजह से एक लाइसेंस राज स्टैब्लिश हो गया। लाइसेंस राज कहने का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेट्स ने लाइसेंस देने में गड़बड़ी करी, है ना, लाइसेंस देने में गड़बड़ी करी। उद्योग, अब एक और चीज, उद्योग विकास और विनियमन, IDR यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन, IDR, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 आता है, जिसके तहत उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली अनिवार्य बनाया गया। अब ध्यान दो, अगर आपके पास प्रीलिम में ये क्वेश्चन आ जाए कि लाइसेंस राज को कंपलसरी करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट आया, कौन सा कानून आया, या किस कानून के माध्यम से लाइसेंस राज को लेजिटिमेसी प्राप्त हुई, तो आपको ये एक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951। यह प्रवेश मतलब कोई नई इंडस्ट्री, कोई नई कंपनी किसी इंडस्ट्री में अगर आना चाहती है, उत्पादन शुरू करना चाहती है, तो हम उसे प्रवेश यहां पे बोलते हैं। एंट्री, क्षमता का विस्तार, यानी कि कोई कंपनी अगर पहले से है और वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहती है, तो प्रौद्योगिकी, कोई नई टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में लगाना चाहे, तो उत्पादन मिश्रण, यानी कि जो अपने उत्पादन, जैसे मान लीजिए कोई ABC 3 तरह की गुड्स बनाना चाह रहा है, वो भले अमाउंट 100 रुपए का हो और वो आगे भी 100 रुपए का ही उत्पादन करेगी, बट वहां A, B और D का उत्पादन करेगी, C का नहीं, यानी कि उत्पादन मिश्रण, इसका ये मतलब हुआ। उत्पादन क्षमता, अगर वो 100 रुपए को और ज्यादा बढ़ाना चाहे तो। स्थान, अगर वो अभी दिल्ली में बना रहा है, दिल्ली में बना रहा है और इसे वो पटना ले जाना चाहता है, तो आयात सामग्री, यानी कि इंपोर्ट कंटेंट, यानी कि कितना आयात वो करेगा, उसमें कितना सामान वो बाहर से लेके आएगा, इन सबको नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, इन चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि लाइसेंस किन किन चीजों के लिए लेना पड़ता था। कि अगर आप नई कंपनी बनाना चाहते हो, अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहते हो, यानी कि जितना भी उत्पादन कर रहे हो और ज्यादा उत्पादन करना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्शन का कंपोजिशन चेंज करना चाहते हो, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, अपनी जगह को बदलना चाहते हो कि अभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओ, और अगर आप अपने इंपोर्ट कंटेंट का जो भी सामग्री है उनका अगर आप कोई कॉम्पोजिशन चेंज करते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इन बातों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि लाइसेंस किन किन चीजों के लिए आवश्यक था। इस लाइन को रट लो, ठीक है। सभी शेड्यूल बी और अनुसूची सी के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों के तहत आए। इस प्रकार औद्योगिक नीति ने भारत में लाइसेंस राज को स्थापित किया। ये वाले एक्ट में IDR 1951 ने भारत में लाइसेंस राज को स्टैब्लिश किया। ठीक है,
अब ये लाइसेंस किन किन चीजों के लिए लेना पड़ता था? अगर आपके पास आ जाए क्या, शेड्यूल ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, बोलो क्या मारोगे? बी मारोगे, सी मारोगे, ए नहीं मारोगे। क्यों? एक गवर्नमेंट के लिए मोनोपोली है, एक्सक्लूसिव है गवर्नमेंट के लिए। बी में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इनिशिएटिव सरकार लेगा शेड्यूल बी में। और शेड्यूल सी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए था, तो इन बी और सी शेड्यूल के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता थी। ठीक है, इस तरह से लाइसेंस राज भारत में आ जाता है। मेंस में लिखना हो तो लाइसेंस राज पे बैकग्राउंड लिखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। नियोजित तरीके से विकास का उद्देश्य सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बीच गतिविधियों का विभाजन करना था। एकाधिकार के उदय को रोकना था। अब जैसे मान लो ये पूछा जाए कि प्लानिंग के उद्देश्य क्या थे, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे, या लाइसेंस के ऑब्जेक्टिव क्या थे? लाइसेंस के ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो ये लाइन याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या थे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच गतिविधियों का विभाजन करना, कि मतलब कौन से सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे और किन में केवल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, और किन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि किन सेक्टर्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, वो किस शेड्यूल में है? शेड्यूल ए, बी या सी? ठीक है, कमेंट करके बताइए किस सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो किस शेड्यूल में है? बस शेड्यूल बताना है आपको। चलिए, तो लाइसेंस का उद्देश्य क्या था कि इस तरह का डिवीजन किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर किन किन इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एकाधिकार को रोकना। एकाधिकार के मतलब कोई एक प्राइवेट कंपनी वाला, कोई एक बिजनेस पर्सन या व्यापारी किसी सेक्टर में मोनोपोली ना करे, क्योंकि उसमें ज्यादातर देशवासियों के पास पैसा नहीं था, कंपटीशन की संभावना नहीं थी। ऐसा लाइसेंस राज, ऐसा लाइसेंसिंग का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके अलावा लघु उद्योग की रक्षा करना, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में देना। देखो, ये क्षेत्रीय संतुलन के ध्यान में देने के लिए ही लाइसेंस प्रणाली में लाया गया था कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को पटना से कोलकाता ले जाना चाहते हैं, है ना, या लखनऊ से मुंबई ले जाना चाहते हैं, तो देखो बिजनेसमैन के लिए बहुत आसान होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री वहां ले जाए जहां पे उसे प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन इससे प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में और स्टेट यानी कि रीजनल पार्टिसिपेशन में एक इम्बैलेंस आ सकता था। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनिश्चित किया गया कि लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपनी कंपनी की लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ, संसाधनों का वितरण सुनिश्चित हो सके, ये भी महत्वपूर्ण है। संसाधनों का वितरण कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट या रीजन अपने आप में अमीर हो जाए और बाकी गरीब रह जाएं। ये खासतौर से कोशिश की गई। देखिए, उद्देश्य अच्छे थे, पॉइंट आप इसमें से लेके चलिए, भले उसमें से कुछ नकारात्मक परिणाम निकल के आए, उन चीजों पे हम एनालिसिस करते रहेंगे। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसिंग की स्थापना कर नियंत्रण की एक विस्तृत और जटिल प्रणाली की स्थापना की गई। आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि भुगतान संतुलन संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, और 1956-57 में देखा गया, 1956-57 में क्या देखा गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। दूसरी योजना की शुरुआत में ही कड़े आयात और विदेशी मुद्रा नियंत्रण को लागू करने का कारण बना। दो बातें याद रखो कि देखो 1956 के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई, जिसकी वजह से आयात को टाइट कर दिया गया। क्यों टाइट किया गया? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रोका जा सके और मुद्रा की जो गिरती हुई मूल्य है उसको रोका जा सके, और विदेशी मुद्रा में नियंत्रण इस तरह से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी ये हो गया कि आयात पर प्रतिबंध लगाओ और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करो। लाइसेंस कोटा के नियमों और विनियमों के बीच इस प्रकार से रखे गए कि बाद के वर्षों में यह पाया गया कि ऐसी प्रणाली को खत्म करना आसान नहीं, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भयानक चक्रव्यूह में जकड़ लिया। चलिए दोनों चीजों को समझते हैं। लाइसेंस कोटा के जो नियम थे, पहले लाइसेंस कोटा समझ लेते हैं। ये कोटा क्या है?
देखो जैसे मैंने बोला ना कि क्षमता विस्तार के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, हमने अभी पीछे बात करी। ये क्षमता विस्तार क्या है कि जैसे मान लो एक कंपनी है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एबीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये बनाता है टेलीफोन मशीन। इनको परमिट है कि ये साल में 1 लाख से ज्यादा टेलीफोन नहीं बनाएंगे, और उसका मूल्य एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। हालांकि अमाउंट मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, 2 करोड़ केवल लिखना चाहिए, हाँ 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मान लो एबीसी कॉरपोरेशन इससे ज्यादा मूल्य का उत्पादन करना चाहता है या इससे ज्यादा संख्या में टेलीफोन बनाना चाहता है, तो इसके लिए इसे फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अगर आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया तो आप प्रोडक्शन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अगर आपने कानून तोड़ा तो इंस्पेक्टर आएंगे और आप पे फाइन लगाएंगे। वो अगर आप फाइन समय पर अदा नहीं कर पाए तो वो आपकी कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर का एक डर आ गया कंपनियों में, और इसी डर की वजह से कंपनी इसे इंस्पेक्टर राज कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? इंस्पेक्टर राज। और इस तरह से इंस्पेक्टर्स ने क्या शुरू किया, वो ब्राइबरी शुरू कर दी है। ब्राइबरी, घूस लेना शुरू कर दिया कंपनियों से कि ठीक है तुम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हो, साथ में यह कि हमको थोड़ा सा ब्राइब करो, पैसा दो। ठीक है, और इस तरह से कुछ कंपनी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में एक नेक्सस बन गया। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने नई कंपनियों को लाइसेंस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि कुछ कंपनी वालों से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, नेक्सस बन गया, और जिनके साथ नेक्सस है केवल उन्हीं को लाइसेंस मिल रहा था बस। चाहे वो नई कंपनी खोलने का लाइसेंस हो तो भी उन्हीं को मिल रहा था जो नेक्सस में है, क्षमता विस्तार के बारे में हो तो भी उन्हीं को लाइसेंस मिल रहा था जो नेक्सस में है, और नए बिजनेस तो ग्रो ही नहीं हो पाए, न्यू बिजनेस नहीं ग्रो हो पाए। इसलिए माना गया कि लाइसेंस राज जो है उसने एक कट्टर चक्रव्यूह बना दिया है, जिसने कि भारत की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन को नहीं आने दिया और सालों साल तक देश को गरीब रखा, देश को गरीब रखा। नौकरशाही और राजनीतिक गठजोड़ और व्यवसाय के कुछ वर्ग जो सिस्टम के लाभार्थी थे ने किसी संभावित परिवर्तन को प्रतिबंधित कर दिया। कहने का मतलब यह है कोई अगर विकास करना भी चाहता है तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? चूंकि राजनीतिक यानी कि नेताओं का, अधिकारियों का और व्यवसायियों का एक गठजोड़ काम करने लगा, तो उसमें वही व्यवसायी आगे कुछ कर पा रहे थे जिनका इन लोगों से अच्छे रिलेशन से, नेताओं से और अधिकारियों से अच्छे संबंध। जाहिर सी बात है नेता और अधिकारी इतने अच्छे और दानदाता तो है नहीं, वो कुछ न कुछ बैकडोर से पैसा ले रहे होंगे, तभी उनको वो चीज करने में आनंद आ रहा था। महालोविस मॉडल के परिणाम क्या थे? 1960 के दशक तक गंभीर विरोध के अभाव में, देखो 60 के दशक में था क्या कि देखो नेहरू जी का जो स्टेचर था काफी बड़ा था, तो अगर एक बार नेहरू जी किसी चीज के लिए कन्विंस हो जाएं तो कोई और आइडिया उसमें ग्रो नहीं हो सका। हालांकि नेहरू जी दूसरों को सुनते थे, लेकिन फिर भी कन्विंस होना एक अलग बात है। उसमें नेहरू जी के अपने अनुभव थे जो उनको समाजवाद की तरफ प्रेरित करता था। तो ऐसी कंडीशन में जो कोलकाता स्कूल ऑफ थॉट है, कोलकाता विजन डोमिनेट कर गया, और जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट था वो कमजोर हो गया। दक्षता की कमी और संसाधनों का गलत आवंटन, गलत नीतियों विकास में बाधा बन गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, अब यहां ध्यान दो, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें उसने किया क्या? क्योंकि हमने लाइसेंस राज कर दिया, इसलिए उसने समाजवाद के बुरी बातें आ गई और पूंजीवाद की बुरी बातें, पूंजीवाद की बुरी बातें लाइसेंस राज से आ गई। क्या? क्रोनी कैपिटलिज्म, नेक्सस, मतलब एक ऐसा नेक्सस जो कहने को तो समाजवादी है। क्यों समाजवादी है? बिकॉज इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन फायदा कुछ पूंजीपतियों को मिल रहा है, तो उसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म बोलेंगे ना। लेकिन
चूंकि इंडियन इकोनॉमी उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न में थी और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म था ये सोशलिज्म की वजह से था, सोशलिज्म की वजह से था। इसलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक्स यानी कि पूर्व, क्या नाम उनका, अरविंद सुब्रमण्यन, अरविंद सुब्रमण्यन ने इसे नया शब्द दिया। क्या दिया? क्रोनी सोशलिज्म, क्रोनी सोशलिज्म। ये बातें आप सब मेंस में लिख सकते हो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जिनको आप कहीं भी कोट कर सकते हो। ठीक है, क्यों कहा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जनता को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, सरकार के पास पैसे नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे वो मजबूरी में सब्सिडी में खर्च हो रहे थे, जो आमतौर पर उनको मिल रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी अच्छी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों, उनको सब्सिडी मिल रहा था तो उन्हीं को मिल रहा था जिनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। और कृषि में भी जो सब्सिडी दी गई किसको दिया गया? जिनके पास जमीन है। अब बोलो किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास जमीन ज्यादा है, क्योंकि ये प्रति हेक्टेयर दे रहे थे। कैसे प्रति हेक्टेयर दे रहे थे ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये फर्टिलाइजर यानी कि खादों पर सब्सिडी दे रहे हैं सस्ती, तो ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कौन करेगा? एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लो प्रति बैग 100 रुपए बच रहा है, तो जिसके पास जमीन ज्यादा है वो ज्यादा खाद इस्तेमाल करेगा, तो वो ज्यादा सब्सिडी इस 100 रुपए का बेनिफिट पाएगा, हर बोरी में उसे 100 रुपए का फायदा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी उस सब्सिडी का फायदा किसको मिला? जो बेहतर आर्थिक स्थिति में थे। इसलिए गरीबी और बढ़ते गरीबी का शिकार होते चले गए, अमीर और अमीर हो गए। ठीक है, और हमारे समाजवाद में कुछ खामियां भी थी, उनको भी देख लेते हैं। हमने एक निर्यात प्रवर्तक मार्ग के बजाय, एक ऐसा मार्ग जिसमें निर्यात हो सके उसके बजाय हमने इसको नहीं चूज किया, एक आयात प्रतिस्थापन मार्ग को अपनाया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को अपनाया कि हम अगर 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम 100 रुपए का एक्सपोर्ट करें। ऐसी कंडीशन पे हमारे ऊपर कभी इस बात का कंपल्सन नहीं था या हमारा मोटिवेशन नहीं था कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट का मोटिवेशन ही नहीं था, क्योंकि बस जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट कर दिए तो खुश हैं। हमारे लक्ष्य ही छोटे थे, हमारे टारगेट ही छोटे थे। जब टारगेट छोटे थे तो हमने कभी नई पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट करी, पॉलिसीज के बारे में विचार नहीं किया, ये नहीं विचार किया कि क्या हमारी पॉलिसी सही है या नहीं। समझ तो रहे ना। इस प्रकार हमने विश्व बाजार में उस समृद्धि में, हम विश्व बाजार की उस समृद्धि में भाग नहीं ले पाए जिसमें एशियन नेशंस, ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, ठीक है, इत्यादि देशों ने उसका लाभ उठाया। इसके अलावा हमने एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था करी जो एकाधिकार पे काम करता है, लेकिन उसे हमने स्वायत्तता नहीं दी। क्यों स्वायत्तता नहीं दी? कि ऑलरेडी ये सार्वजनिक क्षेत्र प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे थे और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस ऑलरेडी काम कर रहा था। इसलिए हमने जो सार्वजनिक क्षेत्र भी बनाया वो ऑब्जेक्टिव टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाया। ये ध्यान देना, हमने दुनिया में सबसे खराब नियंत्रण वाले कानूनों से निजी उद्यम को ओवर रेगुलेट किया, प्राइवेट सेक्टर को ओवर रेगुलेट किया, ठीक है, जिससे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो गई। अब मैंने पीछे लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि क्यों कंपटीशन कम हुआ। नेक्सस ने किस तरह कंपटीशन होने ही नहीं दिया। लाइसेंस राज याद करो, लाइसेंसिंग को याद करो, है ना, लाइसेंसिंग को याद करो। हमने विदेशी पूंजी को हतोत्साहित किया। फॉरेन कैपिटल से हमारा एक डर था। क्यों डर था? एक तो हमको डर था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला डर कि विदेश से पैसा आएगा तो हमको फिर से ना गुलाम बना लें। तो इसलिए हमने विदेशी पूंजी को हतोत्साहित किया और खुद की प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित रखा। जो खुद की प्रतिस्पर्धा है वो नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया गया। इसके अलावा जो हम इस प्रतिस्पर्धा से, वैश्विक प्रतिस्पर्धा से हमें लाभ होता है वो भी नहीं हो सका। कमेंट करके बताना कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा से किस देश को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूं, चाइना। जो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो चाइना को मिले, इसलिए चाइनीज इकोनॉमी आज दुनिया में लगभग सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो। ठीक है,
इस दृष्टिकोण से उत्पन्न विकास पर्याप्त अधिशेष बनाने के लिए बहुत कमजोर था। मतलब अधिशेष ही नहीं रहेगा तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे, आप अपने डोमेस्टिक अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही बिजी रहोगे, है ना। और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता तो कंपनियों को फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो वो ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे, ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे तो कौन सा ट्रिकल डाउन होगा। ठीक है, काम करने के लिए ट्रिकल डाउन तंत्र भी एक खामी साबित हुई, एक कमी साबित हुई। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच जो था, ट्रिकल डाउन अप्रोच यही क्या था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट शेड्यूल ए की ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट या कमांडिंग हाइट्स को नियंत्रित करेगी, उनका विकास करेगी। तो शेड्यूल बी में गवर्नमेंट चीजों को इनिशिएट करेगी और प्राइवेट सेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री रोल पे करेगा, और शेड्यूल सी में निजी क्षेत्र वाले उत्पादन बड़े पैमाने पर करेंगे, और उसके लिए निजी क्षेत्र को डोमेस्टिक सेक्टर में काफी प्रोत्साहन देने की बात की गई। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि ये फेल देखो, ये दोनों फेल हुए लाइसेंस की वजह से, और गवर्नमेंट कंपनीज जो फेल हुई वो बिकॉज उनके पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा था, लागत ज्यादा थी, इस वजह से। तो ट्रिकल डाउन का कॉन्सेप्ट अपने आप में भारत में रहा फेल। ठीक है, एनालिसिस इस तरह से पूरा होता है, और आप इस पे एक मीन्स का आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन लिख लीजिए मीन्स के लिए। चलिए अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले ये आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ये बोला था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आईपीआर 1956, इट एडॉप्टेड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। सही है, इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था का पैटर्न एडॉप्ट किया, इसने महालनोबिस मॉडल के दायरे को बढ़ाया, ये भी सही है। आयात प्रतिस्थापन पे ध्यान किया, ये नहीं सही, ये नहीं, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, बट इसका महालनोबिस से ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। इस तरह से 1 और 2 करेक्ट आंसर हो। चलिए जल्दी से एक मीन्स का क्वेश्चन लिख लेते हैं, और फिर आप जो है इसका आंसर भेजिएगा। कहाँ पे भेजेंगे, जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे भेजो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइसेंस सिस्टम इन इंडिया। Discuss the license system of India and analyze, एक मिनट ये स्मॉल में रहेगा, analyze its impact in Indian economy। हिंदी में लाइसेंस प्रणाली की विवेचना कीजिए। कॉमा तथा, कॉमा नहीं, तथा इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये विश्लेषण करिए यहां पे, हाँ, प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, किसी भी भाषा में भेजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट to subscribe our channel and share this video to your groups. You can communicate us through various channels on WhatsApp and email, which I like most. Thank you so much. Have a nice time.